गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोग फटा हुआ बूट का एक्सप्लेनेशन समाप्त कर चुके थे। पूरा पाठ मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज हम इसके थोड़ा सा प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आपकी मैम इसके प्रश्नोत्तर आपको लिखा ही चुकी हैं, और आज जो भी मैं प्रश्नोत्तर बता रही हूँ भाषा अलग हो सकती है, शब्द अलग हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आपकी मैम ने आपको क्या लिखवाया था। लेकिन उसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आंसर तो सभी सही होते हैं। वैसे भी आपको अपनी भाषा में ही लिखना है, ना तो मेरी भाषा में और ना ही आपकी मैम की भाषा में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, एलिया कहाँ जाता था और क्या करता था? तो इसका आंसर क्या होगा? एलिया अदालत जाता था, कचहरी जाता था, है ना। और वहाँ क्या करता था? वहाँ पर वो एकांत में बैठकर अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कविता लिखा करता था। कौन सा ख्याल एलिया को तकलीफ दे रहा था? तो एलिया के बूट फटे हुए थे और उसके चाचा क्योंकि बहुत अमीर थे तो उसे फटे हुए जूतों में अपने चाचा के यहाँ जाने में बेइज्जती महसूस हो रही थी, और यही ख्याल उसे तकलीफ दे रहा था। पतन, घोर पतन, आवाज़ कहाँ से आई? पतन, घोर पतन आवाज़ उसकी अंतर आत्मा से आई, उसके अंदरूनी मन से आई, है ना। उसके बाद लेटते ही वह नींद में डूब गया। एलिया को गहरी नींद कब आई? तो जब एलिया ने चुराए हुए जूतों को वापस ले जाकर उसी मुसाफिर के पास रख दिया, तब उसके मन से अपराध बोध खत्म हो गया, है ना। जो उसको गिल्ट फील हो रहा था वो खत्म हो गया। अब उसको अंदर से खराब लग रहा था कि मैंने चोरी की है, वो भावना उसकी खत्म हो गई। तब उसको लेटते ही वह नींद में डूब गया, उसको गहरी नींद आ गई। एलिया एकांत में क्यों बैठता था? तो क्यों बैठता था? क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं था, तो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कविता लिखता था। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एलिया के पास कोई विशेष मुकदमा नहीं हुआ करता था, उसके पास कुछ भी काम नहीं होता था, इसलिए वह एकांत में बैठता था ताकि वो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कविता लिख सके। गाड़ीवान ने एलिया को क्या सूचना दी? तो गाड़ीवान ने एलिया को क्या सूचना दी कि उसके चाचा जो है वे सख्त बीमार है और वे एलिया को मिलना चाहते हैं, है ना। आगे के पैराग्राफ में ही आपको, फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। एलिया की पत्नी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट क्यों आई? क्योंकि एलिया की पत्नी जानती थी कि जो उसके चाचा एलिया के हैं, एलिया उनका अकेला वारिस है और चाचा के पास बहुत सारी संपत्ति है। तो चाचा के मरने के बाद सारी संपत्ति जो है वो एलिया लोगों को ही मिल जाने वाली है, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि अब हमको वो संपत्ति मिल जाएगी। धर्मशाला में एलिया को नींद क्यों नहीं आ रही थी? धर्मशाला में क्यों नींद नहीं आ रही थी? क्योंकि उसके जूते फटे हुए थे, उसके पैर ठंडे हो रहे थे और उसको हर समय सिर्फ जूतों के बारे में ही विचार चल रहे थे। वो हर समय जूतों के बारे में ही सोच रहा था, उसको चारों तरफ जूते ही जूते दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसको नींद नहीं आ पा रही थी। बूट चुराने के बाद एलिया की मनोदशा कैसी हो गई थी? तो कैसी हो गई थी बूट चुराने के बाद एलिया की मनोदशा? कि वह बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई उसको पुकार के कह रहा है कि तुम्हारा पतन हो गया है। जब वो जूते चुराने के बाद चला भी गया तो उसको ये लग रहा था कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तो आपको इसे बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, इसे आपको शॉर्ट करके अपनी ही भाषा में लिखना है कि वो डर रहा था, उसके मन में हर समय ये विचार आ रहा था कि सबको पता चल जाएगा कि मैंने चोरी की है, कहीं ये बात मेरी पत्नी तक पहुंच गई तो क्या होगा। तो ये सारी बातें आपको शॉर्ट में 3 से 4 लाइन्स में आपको लिखनी है। एलिया की चरित्रगत विशेषताएं लिखिए। तो 2 चरित्रगत विशेषताएं लिखनी है। चरित्रगत विशेषता का मतलब होता है कि उसका कैरेक्टर कैसा था। तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो गरीब था लेकिन ईमानदार था। कहाँ से हमको पता चला है? क्योंकि गरीब था, उसने जूते चुरा भी लिए थे, उसके बावजूद भी उसका मन नहीं माना और उसने जूते वापस रख दिए थे। तो उससे हमको पता चलता है कि वो गरीब तो था लेकिन वो ईमानदार था। दूसरी क्या विशेषता थी? कि वो संतोषी स्वभाव का था। उसके मन में एक बार लालच जरूर आया था क्योंकि उसके जूते फटे थे, लेकिन वो संतोषी स्वभाव का था। जब उसको संपत्ति नहीं भी मिली, चाचा जी के बारे में उसको पता चला कि चाचा जी ने संपत्ति किसी और के नाम पे कर दी है, तब भी उसको दुख नहीं लगा, बल्कि उन लोगों को ये अच्छा लगा, उसको और उसकी पत्नी को, कि जो संपत्ति पाने से पहले ही हमारे मन में लालच आ गया तो अच्छा ही हुआ ऐसी संपत्ति हमको नहीं मिली। मतलब उनको ऐसा कुछ भी बुरा नहीं लगा कि संपत्ति हमको क्यों नहीं मिली, बल्कि उनको संतोष हुआ कि ठीक है, नहीं मिली ना सही। ठीक है, तो 2 विशेषताएं क्या? एक तो संतोषी स्वभाव का था और दूसरा वो गरीब था किंतु ईमानदार था। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आपका ग्रामर पार्ट जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एलिया अपनी पत्नी को संबोधित करके
क्या क्या लिखा करता था? कविताएं लिखा करता था। चाचा मरने पर अपनी सारी संपत्ति उसे दे जाने वाले थे। फिर कम किराए में उसे एक गंदी छोटी सी कोठरी मिली। उसके अंदर से आवाज आई, घोर पतन। उसके चोर होने की खबर उसकी पत्नी तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों कहा? रास्ते के खर्च का भी कुछ ख्याल किया है? क्यों कहा था ये? किसने? पहले तो इसमें खैर पूछा नहीं है कि किसने किससे कहा, लेकिन किसने कहा था? एलिया की पत्नी ने एलिया से कहा था कि रास्ते के खर्चे का भी। जहां पर आपसे नहीं पूछा है वहां पर आपको किसने किससे कहा नहीं लिखना है, सिर्फ क्यों कहा लिखना है। तो यहाँ पर क्यों कहा था? क्योंकि एलिया के जूते फटे हुए थे और वो जानती थी उसको बहुत लंबा रास्ता तय करना है उन्हीं फटे हुए जूतों में, क्योंकि उस समय पैदल जाया जाता था। तो उसने इसलिए कहा था कि रास्ते के खर्चे का भी कुछ ख्याल किया है, कि मतलब हो सकता है कि तुमको जूते खरीदने पड़ जाएं। पतन, घोर पतन, ये उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आई थी, क्योंकि वो स्वभाव से ईमानदार था, किंतु उसने लालच में आके, थोड़ा सा मजबूरी में आके चोरी कर ली थी। तो उसकी अंतरात्मा से ये आवाज़ आई थी, क्योंकि वह ईमानदार व्यक्ति था। उसकी अंतरात्मा उसको उस काम के लिए धिक्कार रही थी। अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली। तो उसकी पत्नी ने बोला था, क्योंकि उनसे सारी घटना जानने के बाद उसे समझ में आ गया था कि जब संपत्ति मिलने से पहले ही अगर मन में चोरी जैसी गलत भावना आ सकती है, तो संपत्ति मिलने के बाद तो हम और ज़्यादा भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए उसके मन में संतोष हुआ कि अच्छा ही हुआ वो संपत्ति हमें नहीं मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाठांश वाला, ये अभी आपका यूनिट टेस्ट में आएगा भी नहीं, मे भी शायद आपकी टीचर ने ना भी करवाया हो। सही कथन के आगे सही का और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। गाड़ीवान तिरसनोवा से आया था, राइट है। धर्मशाला में 5 लोग ठहरे थे, गलत है, क्योंकि एलिया के अलावा 2 मुसाफिर वहाँ पर और ठहरे हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट है, एलिया लेटे हुए ख्यालों में बूट देख रहा था, सही है ये। उसके बाद एलिया द्वारा की गई बूटों की चोरी उसके जीवन को कलंकित करती, ये भी सही है, क्योंकि वो ईमानदार था। अगर उसने जूते चुरा लिए होते तो उसके मन में अपने आप से गिल्ट फील होता रहता और उसका जीवन कलंकित हो जाता। चाचा ने अपनी सारी दौलत उसकी पत्नी के नाम कर दी थी, ये गलत है। चाचा ने अपनी सारी दौलत मछेरों के अनाथ बच्चों के नाम पर कर दी थी। एलिया व उसकी पत्नी को दौलत ना मिलने के कारण पछतावा महसूस हुआ, ये गलत है। उनको कोई पछतावा नहीं हुआ था, बल्कि उनको खुशी हुई थी कि अच्छा ही हुआ ऐसी संपत्ति हमको नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जीने की कला, वो आपको किया नहीं गया होगा। उसके बाद भाषा कौशल में है, सही समुच्चय बोधक या योजक से रिक्त स्थान भरिए। एलिया अपने उन्हीं कपड़ों में लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? समुच्चय बोधक का मतलब होता है जो 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं या 2 वर्ड्स को जोड़ते हैं, उनको हम कहते हैं समुच्चय बोधक। जैसे कि और, लेकिन, पर, परंतु, ताकि, ये सारे जो क्योंकि, ये सारे जो शब्द होते हैं उनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं, जिनको आप इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं। तो एलिया अपने उन्हीं कपड़ों में लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। एलिया ने इधर उधर देखा तो पास ही बूटों का एक जोड़ा दिखाई दिया। अचानक उसने बूट उठाया और धर्मशाला की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि राह चलते लोग उसकी चोरी भांप लेंगे। वह धीरे धीरे चल रहा था ताकि अंधेरा होने पर धर्मशाला पहुंच सके। अब नीचे भाववाचक संज्ञा बनाना सिखाया है। हंसना से हंसी, घबराना से घबराहट हो जाता है, ठहरना का ठहराव हो जाता है, चलना का चाल, थकना का थकावट और सजाना का सजावट। सजावटी नहीं है, सॉरी मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर सजावट हो जाएगा। ठीक है, सजावटी तो विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका मात्र सजावट आएगा, सजाना, सजावट। उसके बाद नेक्स्ट है वाक्यों की रेखांकित क्रियाएं सकर्मक हैं अथवा अकर्मक, ये बताना है। मुझे नहीं मालूम है कि आपकी मैम ने ये करवाया है या नहीं करवाया है। मेरे पास एक डाउट आया था कि मैम इस पेज पर लिखे हुए एक्सरसाइज को क्लियर कर दें, तो मैं एक बार रिवीजन जरूर करा देती हूँ। मैम ने आपको करने को कहा है, अगर नहीं करवाया है, करने को कहा है, तो इसका मतलब कि वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। लेकिन अगर करवाया है तो मैं एक बार उसको शॉर्ट में रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए, सकर्मक क्रियाएं वे होती है जिसमें हमको, जिस वाक्य में कुछ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अकर्मक जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है। बहुत डिटेल में तो मैं यहाँ पर नहीं समझा पाऊंगी, इतना टाइम नहीं है अभी हमारे पास। हाँ, मैं आपको पहचान बता सकती हूँ कि आप क्या करेंगे। जो भी क्रिया का शब्द होता है वाक्य में, आपका चाहे एग्जाम में आना है चाहे नहीं आना है, वो अलग बात है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए।
तो आपको क्या करना होता है ऐसे सेंटेंस में कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसका जो क्रिया शब्द होता है पहले तो उसको समझ लीजिए, उसको पहचान लीजिए। जैसे वह पत्नी को संबोधित करके कविताएं लिखा करता था, अब इसमें क्रिया क्या है, लिखा करता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उस क्रिया शब्द को पकड़ के आप क्या लगाकर क्वेश्चन बनाइए। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वो वाक्य मतलब वो क्रिया सकर्मक है, और अगर आपको उसका उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है, ठीक है। अब आ गया वह पत्नी को संबोधित करके कविताएं लिखा करता। अब इसमें क्रिया शब्द क्या है, लिखा करता। आपने क्या किया, लिखा करता वर्ड को लेकर एक क्वेश्चन बनाया, क्या लगाकर, क्या लिखा करता, आपको आंसर मिल गया कविताएं। इसका मतलब है कि इसमें कर्म है, इस क्रिया का कर्म है, तो आपका ये हो गया सकर्मक। अब तुम्हारे चाचा सख्त बीमार हैं, अब इसमें क्रिया क्या है, बीमार है। अब हम पूछते हैं क्या बीमार है, तो हमको कोई आंसर नहीं मिल रहा है। हाँ, कौन बीमार है पूछने से हमको आंसर मिल सकता है, लेकिन कौन का आंसर हमको हमेशा कर्ता के रूप में मिलता है, कर्म के रूप में नहीं मिलता है। तो हम क्या बीमार है, नहीं आंसर मिला, इसका मतलब वो अकर्मक है। एलिया अपने चाचा के शहर के लिए रवाना हो गया, ठीक है। कहाँ क्या रवाना हो गया, नहीं मिल रहा है हमको कोई आंसर, तो ये अकर्मक है। फिर अचानक उसने बूट उठाया, क्या उठाया, हमको आंसर मिल गया बूट उठाया, मतलब ये सकर्मक है। एलिया उन्हीं कपड़ों में लेट गया, लेट गया तो क्या लेट गया, कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, कौन लेट गया का आंसर मिल सकता है, लेकिन वो फिर कर्ता हो जाएगा। तो क्या लेट गया, नहीं मिला आंसर, इसका मतलब वो अकर्मक है। उसने बचे खुचे पैसों से डबल रोटी खरीदी, क्या खरीदी, डबल रोटी खरीदी, हमको आंसर मिला, इसका मतलब वो सकर्मक है। तो अब आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने की विधि पता चल गई होगी। आप इसको इजीली आप कभी भी बस आप क्रिया का शब्द लीजिए और उसमें क्या लगाकर आंसर पूछते हैं, तो आपको अगर आंसर मिल जाता है तो वो उसका कर्म होता है, और आपको पता चल जाता है कर्म है तो वो सकर्मक है, कर्म नहीं है तो वो अकर्मक है। अगर टीचर ने नहीं, आपकी मैम ने नहीं करवाया है तो मे बी वो एग्जाम में नहीं आने वाला होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आपको मैंने समझा दिया है ये, ठीक है। तो ये हो गया आज हमारा सेंटेंस, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम कल ग्रामर की चर्चा कर लेंगे, और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।